द बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड एंड डायनेमिक लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 2002 इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है प्रोफेशनल लिमिटेड की और डायनेमिक लिमिटेड की। यहाँ पे ये दे रखा है। और जो डेफर टैक्स है ये एसेट्स नहीं है, डेफर टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ वाले हेड में आ रही है। अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए हमारे पास क्या है कि प्रोफेशनल लिमिटेड ने जो एक्वायर किया है वो डायनेमिक लिमिटेड का 70% शेयर एक्वायर किए हैं। उसके बदले में अपने शेयर इशू किए हैं कि हर 2 शेयर डायनेमिक लिमिटेड के बदले में अपना 1 शेयर जो है बंदे ने इशू किया है। और फेयर वैल्यू जो है वो प्रोफेशनल लिमिटेड के शेयर का वो 40 रुपये पर शेयर है। यानी उसने कितना इशू किया होगा कि इसके टोटल देखो डायनेमिक लिमिटेड के टोटल शेयर हैं कितने, इनकी वैल्यू है टोटल 4 करोड़। ये लैक्स में है फिगर, तो 400 लाख मतलब 4 करोड़। 4 करोड़ और 1 शेयर की कीमत 100 रुपये है। तो यानी कितने शेयर हुए, ये हुए 4 लाख शेयर, है ना। तो 4 लाख में से 70% इसने ले लिया और जितना लिया उसके हर 2 के बदले में 1 दिया इसने। और इसकी 1 शेयर की वैल्यू 40 रुपये है, ठीक है। इस हिसाब से जो फेयर वैल्यू है एक्सरसाइज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग। जो फेयर वैल्यू है वो हम किसकी निकालते हैं, फेयर वैल्यू हम निकालते हैं एक्वायरी की। एक्वायरर की निकाल के क्या करेंगे, एक्वायरर की फेयर वैल्यू जो होती है वही तो हम मतलब एक्वायर करते हैं। जो एक्वायरी की जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं तो फेयर वैल्यू पे एक्वायर करते हैं ना। तो ये जो फेयर वैल्यू दे रखी है ये एक्वायरर की नहीं है, ये एक्वायरी की है, क्योंकि ये फेयर, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन 1 अप्रैल 2002 वाज 350 लाख। तो यहाँ पे जो दे रखा है डायनेमिक लिमिटेड यानी एक्वायरी की जो पीपी दे रखी है 500 की, ये 500 नहीं है इसकी ये तो कैरिंग अमाउंट है 500, बट इसकी फेयर वैल्यू सिर्फ 350 ही है, वही दे रखा है यहाँ पे। अब ये देखो ये बी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है। इसमें कहता है कि जो प्रोफेशनल लिमिटेड है वो एडिशनल पेमेंट भी करेगा। प्रोफेशनल लिमिटेड क्या करेगा कि एडिशनल पेमेंट करेगा। और एडिशनल पेमेंट कैसी होगी कि 35 लाख और 25% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ओवर 25% of excess profits in the first year after acquisition over its profits in the preceding 12 month। मतलब एक तरफ रख दिया 35 लाख और दूसरी तरफ रख दिया कि पिछले साल जितना भी प्रॉफिट हुआ उससे एक्सेस जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25%। अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मिलेगा, वो अमाउंट मैं दूंगा। कहता है कि लेकिन इस पिछले साल इसने कमाए थे 10 लाख रुपए और ये नेक्स्ट ईयर कमाने की सोच रहा है कि मैं 20 लाख और कमा लूँगा अगले, मतलब कि टोटल 30 लाख कमाने की सोच रहा है ये, ठीक है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं दे ही देता हूँ एक बार कि ये देखो ये आपको जो है क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये आपको डेफर कंसिडरेशन जैसा लगेगा, लेकिन एक बार हम यहाँ पे डिटेल में जाके देखते हैं कि कंटीजेंट कंसिडरेशन डेफर कंसिडरेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। कंटीजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं पीसी में, है ना। तो फेयर वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी जो भी हम देंगे जो भी कंटीजेंट अमाउंट वैल्यू जो भी है इनटू, अब फेयर ये प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे तो इसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी प्रेजेंट टाइम में। यानी अगर 2 साल बाद अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो जितना दे रहा है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप इंटू कर दो, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा तो आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है जो फेयर वैल्यू होता है कंटीजेंट कंसिडरेशन का दिया हुआ रहता है, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या होता है, डेफर्ड कंसिडरेशन में हम क्या लेते हैं, पीसी में हम क्या कंसिडर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं ना डेफर्ड कंसिडरेशन की। तो लेकिन जो डेफर्ड कंसिडरेशन होता है उसमें ये पक्का होता है कि मैं इतनी वैल्यू दूंगा, इसलिए जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। लेकिन कंटीजेंट में ऐसा पता नहीं होता है, ये कंटीजेंट में मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ मतलब आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा अगर ये चीज़ हुई तो, यानी ये फ्यूचर के ऊपर बेस होता है। इसलिए इधर वैल्यू हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं, यहाँ पे फिक्स वैल्यू, क्योंकि पता है कि मैं 2 साल बाद इसको इतने रुपये में दूंगा। अब 2 साल बाद दूंगा इसलिए प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल लो, प्रेजेंट फैक्टर से इंटू कर दो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। और जो फिक्स वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट दी रहती है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। यानी कंटीजेंट कंसिडरेशन के केस में हमें फेयर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट दी रहती है और डेफर्ड कंसिडरेशन के केस में हमें फिक्स वैल्यू दी रहती है और हमें पीवी निकालना होता है।
तो अब ये केस कौन सा है, चूंकि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू दे नहीं रखी है तो ये डेफिसिट कंसिडरेशन ना होकर ये कंटीजेंट कंसिडरेशन बन जाता है यानी। और इधर हमें फेयर वैल्यू निकालनी है क्योंकि हम फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो पीवीएफ भी हमें पता है, इधर पीवीएफ देखो आपको, अगर मैं दिखाऊँ क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाऊँ तो 10% का डिस्काउंट रेट दे रखा है, ठीक है। यानी ये है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसका यूज़ करके हमें पीवी निकालेंगे। तो 35 लाख और 20 लाख का एक्सपेक्टेड है ना कि मैं अनदर 20 लाख कमाऊंगा, तो 20 लाख का 25% यानी 5 लाख, तो हायर कौन होगा 35 लाख का पीवीएफ करोगे एक साल पहले का, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 35 लाख, क्योंकि एक साल बाद ये मिलेगी ना ये कंसिडरेशन इसको, तो आपका पीवी आ जाएगा। यानी ये डेफर कंसिडरेशन जैसा पॉइंट लग रहा है बट ये कंटीजेंट कंसिडरेशन है एक्चुअल में, ठीक है। अब सी पॉइंट में कह रहा है इन एडिशन टू अबव प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो हैड एग्रीड टू पे वन ऑफ द फाउंडर शेयर होल्डर अ पेमेंट ऑफ 20 लाख प्रोवाइडेड ही स्टेज द कंपनी फॉर 2 ईयर आफ्टर द एक्विजिशन। सिंस ये जो कंसिडरेशन है एडिशनल कंसिडरेशन है, इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स जुड़े हुए हैं कि मतलब अगर ये एम्प्लॉयमेंट में रहेगा इसको तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इसे हम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस मानेंगे ना कि परचेज कंसिडरेशन। तो मतलब हम इसे परचेज कंसिडरेशन में डालेंगे ही नहीं, इसे इग्नोर कर दो इसको। फिर ये कह रहा है वही रिप्लेसमेंट अवार्ड वाला कि जो डायनेमिक लिमिटेड है उसने ईसॉप के कुछ जो है अनाउंसमेंट करी थी ईसॉप से रिलेटेड कि 5 लाख के मैं आपको ईसॉप दूंगा अगर आप 4 साल सर्व करोगे तो, और 2 साल बंदे ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। तो जब ये प्रोफेशनल लिमिटेड आया इसने बोला कि मैं आपको 8 लाख रुपये दूंगा ईसॉप के, 8 लाख रुपए के ईसॉप दूंगा बट आपको सिर्फ 3 साल सर्व करना है, उसमें से मैं मान के चलूँगा कि आपने जो है 2 साल सर्व कर लिया, 1 साल अभी तक सर्व नहीं किया है, ठीक है। ये बात बोल रहा है। डायनेमिक लिमिटेड के मतलब लॉसूट पेंडिंग पड़ा है और जिसकी फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए है, और चूँकि ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में कहीं पे भी दे नहीं रखा है, बैलेंस शीट में कहीं पे भी लॉसूट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये एक तरीके की कंटीजेंट लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट के फुटनोट में हमें दे रखी है अदर इन्फॉर्मेशन के रूप में। अब ये कह रहा है कि आपको ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है प्रोफेशनल लिमिटेड को, डिस्काउंट रेट 10%। हमें पता है ना डिस्काउंट रेट कहाँ पे यूज़ होगा, डिस्काउंट रेट जो बी वाला है यहाँ पे कंटीजेंट कंसिडरेशन निकालने में कम आएगा। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं, वैसे मैं ठीक है। आइडेंटिफाई एक्वायरर, तो हम शेयर के साथ और कुछ भी दे रहे हैं, हाँ हम इसको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे हम इसको दे रहे हैं प्री कॉम्बिनेशन सर्विस वाला, मतलब हमने इसको रिप्लेसमेंट अवार्ड भी इशू किया है और कंटीजेंट कंसिडरेशन भी दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो लीगल एक्वायरर है वही एक्चुअल में अकाउंटिंग एक्वायरर है। तो आइडेंटिफाई एक्वायरर में कौन हुआ, प्रोफेशनल लिमिटेड। आइडेंटिफाई एक्विजिशन डेट वही 1 अप्रैल की है क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें डिटरमाइन पीसी करना है, तो पीसी में ये सारे आइटम्स मैंने लिख दिया, फिर इनकी वैल्यू देखो। कैश दिया है, कैश के बारे में कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया है, कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। डेफर्ड कंसिडरेशन के बारे में बोला तो गया है बट वो एक्चुअल में कंटीजेंट कंसिडरेशन डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है बी पॉइंट में, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। एसेट को ट्रांसफर करेंगे नहीं। शेयर, हाँ शेयर इशू हुए हैं, 4 लाख के टोटल शेयर थे जिसमें से कि उसने इतने शेयर इशू किए हैं अपने डायनेमिक लिमिटेड के शेयर हैं ये 4 लाख का 70% इसने ले लिया और उसके बदले में उस हर 2 शेयर के बारे में 1 शेयर इशू किया अपना, और उसके प्रोफेशनल लिमिटेड के 1 शेयर की वैल्यू 40 रुपये है, यानी टोटल इसने 56 लाख के शेयर इशू कर दिए। सिक्योरिटी को इशू करे नहीं। प्री कॉम्बिनेशन सर्विस, यस प्री कॉम्बिनेशन सर्विस रिलेटेड है। जो ओरिजिनल है डायनेमिक लिमिटेड उसने 5 लाख का स्टॉक ऑप्शन जो है उसका ऑफर दिया था और 2 साल की सर्विस ऑलरेडी हो रखी है, और वेस्टेड जो पीरियड है वो हायर वाला कौन सा है, नया पुराना, नया वाला 3 साल का, पुराना वाला 4 साल, तो 4 साल इक्वल टू 2.5 लाख आ गया जो, और ये है प्री कॉम्बिनेशन सर्विस। तो प्री कॉम्बिनेशन सर्विस का ये जो 2.5 लाख हुआ ये हमारा जाएगा पीसी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हेड है नहीं, कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन, हाँ कंटीजेंट कंसिडरेशन का केस है। एक्सपेक्टेड कंटीजेंट कंसिडरेशन की हमें फेयर वैल्यू चाहिए, तो 35 लाख और 20 लाख इंटू 25% क्या हुआ, 5 लाख हुआ ना। तो 5 लाख में से हाइयर कौन हुआ, 35 लाख और 5 लाख में हाइयर कौन हुआ, 35 लाख। तो 35 लाख को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1/1.1 जो PVF है, इससे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28,92,562, यानी आपका जो टोटल कंसिडर PC हुआ वो हुआ 87,42,562 का, ठीक है।
इसके बाद एनसीआई डिटरमाइन करते हैं कि हमने एक्वायर कितना किया, हमने 70% एक्वायर किया तो एनसीआई कितना हुआ, 30% हुआ। अब हम डिटरमाइन करेंगे नेट एसेट्स को, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स क्या किस पे लेते हैं, हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा था पॉइंट यहाँ ए वाले पॉइंट में जो फेयर वैल्यू पीपी की वो है 350 लाख, तो ये 500 लाख ना होकर के 350 लाख हमने यहाँ पे लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे जो कंटीजेंट लायबिलिटी की जो बात करी गई ये चीज़ भी हमने, क्योंकि ये भी तो हम एक्वायर करेंगे तो इसलिए नेट एसेट में हम लेते समय हम इसको भी कंसिडर करेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर लॉसूट डाल दिया, कंटीजेंट लायबिलिटी वाला 5 लाख, तो हमने नेट किया सबको तो 470 आ रहा है। अब हम डिटरमाइन करेंगे गुडविल को। एक्चुअली गुडविल को हमने यहाँ पे गलत डिटरमाइन कर रखा है। एक्चुअली ये बार्गेन परचेज है, वैसे भी गुडविल है नहीं, तो गुडविल को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया। फॉर्मूला अब हमारा ये रहेगा, नेट एसेट्स DTA/DTL प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी फिर हम NCI निकाल देंगे और PC जो है लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा गुडविल या बार्गेन परचेज जो भी। इस तरीके से हम वैल्यू तुम रख लेना, तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पे मेरा गलत निकला हुआ है, बाकी तुम रखोगे तो तुम्हारा ठीक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, हम गुडविल निकल गई, उसके बाद यानी सारे स्टेप्स पूरे हो गए। अब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप होता है जो एक्वायरर की जो बैलेंस शीट है, सबसे पहले आप जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एक्वायरर की एज इट इज़ टेप दो। फिर सेकंड स्टेप में क्या करो कि ये जो है इसमें जितने भी सारे आइटम्स है, सारे आइटम्स उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे फिक्स कर दो। ये सारे आइटम्स की स्टैंड अलोन जो है उसकी एक्वायरर की जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है उसमें ये सारे आइटम्स अपनी रिस्पेक्टिव जगह फिक्स कर दो और आपको कुछ नहीं करना। हाँ, जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, हाँ ठीक है, और नेट ठीक है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं कि क्या था इसमें, हाँ ये यहाँ पे जब आप इन सब आइटम्स को जब आप रिस्पेक्टिव जगह पे डालोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसके क्लासिफिकेशन में। उसके लिए मैंने ये बना रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेट की कैश जगह, कैश में डेफर्ड कंसिडरेशन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इस तरीके से कौन सी चीज़ इसमें ये वाली कहाँ बैलेंस शीट में जाके वो मैंने देखा, इसके हिसाब से आपको करना है काम, ठीक है। जी।